हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शिक्षण अभिवृत्ति से लघु समूह की शिक्षण विधियां, जिसको मिश्रित पद्धति भी कहा जाता है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था शिक्षण के विधियों के बारे में और मैंने उसमें आपको बताया था कि 3 विधियां जो है महत्वपूर्ण है। पहले तो आपकी है बड़े समूह की शिक्षण विधियां जो अध्यापक केंद्रित होती है। दूसरा है छोटे समूह की शिक्षण विधियां जो कि मिश्रित पद्धति होती है। और तीसरा जो था आपका व्यक्तिगत शिक्षण विधियां जिसको शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति भी कहा जाता है। तो ये हमारा दूसरा नंबर का जो है शिक्षण विधि है, इसको हम देखेंगे आज, लघु समूह शिक्षण विधियां जिसको मिश्रित पद्धति भी कहा जाता है। तो मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊं और आप जो है वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ताकि इसके बीच में मैं जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताऊं अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं वहां पर भी कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट हैं उनको क्लियर कर पाऊं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने एक बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पर बना कर रखा है जिससे आप अच्छे तरीके से सभी कुछ समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सेंटर में लघु समूह शिक्षण विधियों को यहाँ पे टाइप ब्लॉक में, उसके बाद से मैंने सीरियल वाइज जितनी भी विधि इस्तेमाल होती है लघु समूह शिक्षण विधि के अंतर्गत उन सभी को मेंशन किया है। एक एक करके इसको देखते हैं। पहले देखिए, इसमें आता है समूह परिचर्चा। तो समूह परिचर्चा के अंतर्गत जो है समूह में टीचिंग की जाती है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताते हुए चलूंगा। नीचे पहले आप देख लीजिए कि लघु समूह की शिक्षण विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं। तो पहले तो समूह चर्चा आती है, दूसरा है संगोष्ठी जिसको सेमिनार भी कहते हैं, तीसरा है आपका पैनल चर्चा और चौथा है आपका विचार मंथन विधि और पांचवा है परियोजना विधि और छठा है अनुशिक्षण या ट्यूटोरियल विधि। अनुशिक्षण विधि के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों का ध्यान शिक्षक अपने तरफ जो है केंद्रित करने का प्रयास करता है। अगर कोई शिक्षक जब तक विद्यार्थियों का ध्यान अपने तरफ केंद्रित नहीं करेगा तब तक वो कोई भी इंफॉर्मेशन दे विद्यार्थी उनको सुनेंगे नहीं। तो पहले ध्यान केंद्रित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सातवां है प्रकरण अध्ययन जिसको इंग्लिश में केस स्टडी भी कहा जाता है। और आठवां है पात्र अभिनय विधि। पात्र अभिनय विधि का मतलब कि कोई भी चीज़ों की या किसी महापुरुष हो या कोई ऐतिहासिक ऐसे साम्राज्य हो, उनके कैरेक्टर्स के ऊपर जो है उसका पात्र अभिनय करता है कोई भी विद्यार्थी और उस तरीके से उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी वो सीखता है। और नौवां है आपका प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के द्वारा जो है चित्र या और भी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सभी जो है आपका लघु समूह की शिक्षण विधियां हैं। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, अपने माइंड मैप में भी इसको पूरा बैठा लीजिए। मैंने प्रयास किया है कि एक ही जगह ये सारा कुछ हो और ताकि आप एक बार में इसको देख के अच्छे तरीके से समझ जाओ। अब मैं एक एक करके सभी के बारे में अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें हम पहले समूह परिचर्चा के बारे में बात करेंगे लघु या छोटे समूह की शिक्षण विधियों के अंतर्गत। समूह का मतलब कुछ लोग जो एक समूह में हैं, परिचर्चा का मतलब किसी विषय या टॉपिक पे चर्चा हो रही है। तो समूह परिचर्चा के अंतर्गत जो है समूह चर्चा छोटे समूह में सीखने के लिए उपयोगी विधि है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग समूह में इकट्ठे हो गए जैसे 100-200 तो आप वहां पर अच्छे तरीके से टीचिंग कर पाओ। छोटे समूह का मतलब 10, 15 या 20 इसके आसपास अगर रहते हैं विद्यार्थी तो आप आसानी के साथ जो है उनको कुछ भी सिखा सकते हो और उनका फीडबैक भी ले सकते हो। अगर समूह बड़ा होगा तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। आप सभी विद्यार्थियों का फीडबैक या उनको कोई डाउट होगा तो वो क्लियर करने में आपको समस्या होगी क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये जो है समूह चर्चा छोटे समूह में सिखाने के लिए उपयोगी विधि होती है। इसको आपको क्लियर कर लेना है, यानी कि अच्छे से माइंड में बिठा लेना है कि समूह चर्चा जो है छोटे समूह में ही इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े समूह में ये इफेक्टिव हो जाएगी ये विधि। अगला जो हमारा इसमें है, समूह चर्चा 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो है पूर्णतः नियोजित, यानी कि पहले से आप जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं
उसके बारे में आपने सारा कुछ डिटेल बना लिया कि किस टॉपिक पे चर्चा होगी, क्या क्या उसमें क्वेरी होंगी, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये पूर्णतः प्लान होता है, पूर्णतः नियोजित होता है, फिर इसके ऊपर जो है चर्चा होती है। दूसरा जो है आपका आंशिक रूप से नियोजित, ये देखिए आंशिक रूप से पूरी तरह से नियोजित होती है। और तीसरा जो है अनियोजित, यानी कि आप कभी भी समूह में चर्चा इस तरह से भी कर देते हैं, पहले से प्लान नहीं रहता है कि नहीं किस टॉपिक पे चर्चा करना है समूह में, लेकिन ये अनियोजित होती है, यानी कि कोई भी टॉपिक पे रैंडमली आप जो है चर्चा करने लगते हैं समूह के अंदर। तो ये 3 प्रकार हैं, इसको भी याद करिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि समूह चर्चा कितने प्रकार की होती हैं। तो पूर्णतः नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित, ये 3 तरह के जो है समूह चर्चा होती है। और तीसरा पॉइंट इसमें है आपका बज वार्तालाप। समूह जो है वार्तालाप का ही रूपांतर होता है। देखिए एक बज वार्तालाप होता है जो समूह वार्तालाप का ही रूपांतर होता है। बज को आप दिमाग में ऐसा मत रखिए कि ये कोई कौन सा वर्ड है, ये समूह में जो बातचीत होती है, समूह में जो वार्तालाप होती है, उसी का दूसरा रूप है या उसी का रूपांतरण है। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। आशा करता हूं कि आपको समूह परिचर्चा के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समूह का मतलब किसी समूह में किसी टॉपिक पे चर्चा होती है, वही समूह परिचर्चा होती है। और ये छोटे समूह को सिखाने के लिए जो है इफेक्टिव विधि है, बड़े समूह को नहीं। ये 3 प्रकार की होती है, इसको भी आपको क्लियर करना है। पूर्णतः नियोजित हो सकती है, आंशिक रूप से नियोजित और एक अनियोजित। तो इन तीनों को याद रख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अगली जो हमारी विधि है वो है आपका संगोष्ठी, जिसको इंग्लिश में सेमिनार भी कहा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि यह समूह चर्चा का ही एक प्रकार होता है। अभी हमने समूह चर्चा के बारे में देखा और उसे समझने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि इसमें एक या कई प्रशिक्षु हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही होंगे, एक से अधिक भी प्रशिक्षु या विद्यार्थी सेमिनार या संगोष्ठी में शामिल हो सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है कि इस समूह के लोग किसी विषय या समस्या पर एक पेपर तैयार करते हैं, जिसका पूरे समूह में चर्चा और विश्लेषण किया जाता है। यानी कि संगोष्ठी के अंतर्गत या सेमिनार के अंतर्गत जो विद्यार्थी होते हैं वो किसी एक विषय या समस्या पर पेपर लिखते हैं और उसको संगोष्ठी या सेमिनार में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसके ऊपर जो है संगोष्ठी या सेमिनार में क्या होता है, चर्चा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है, सेमिनार के कुछ मुख्य चरण हैं, जैसे कि पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति और उस पर तत्पश्चात चर्चा करना। यानी कि अगर आप संगोष्ठी या सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे पहले आपको कोई एक पेपर तैयार करना होगा किसी समस्या या किसी विषय पर। उसके बाद पेपर की प्रस्तुति आपको करनी पड़ेगी वहां पर जाकर, और उस पर तत्पश्चात चर्चा, यानी कि क्या कुछ उसमें समस्या है या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर भी वहां पर डिस्कस होगा। ये ज्यादातर उच्च शिक्षा में जो है ये सारी चीजें की जाती हैं, संगोष्ठी या सेमिनार हो, और इस तरह से भी संगोष्ठी या सेमिनार का आयोजन किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें किसी भी विषय या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इंग्लिश, साइंस, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, उस पर आप कोई एक समस्या उससे संबंधित है, उस पर आप पेपर लिखते हैं और उस पेपर को आप उस संगोष्ठी या सेमिनार में प्रस्तुत करते हैं। उस संगोष्ठी या सेमिनार में वही लोग आते हैं जो उस विषय से संबंधित होते हैं और उस पर चर्चा होती है। आई होप कि संगोष्ठी और सेमिनार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अगली जो हमारी विधि इसमें है वो है आपका पैनल चर्चा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में पैनल डिस्कशन भी कहा जाता है। देखिए इसके अंतर्गत 6 से 8 व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है और इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देश और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। पैनल का मतलब आप पता है कि पैनल में कई सारे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है और ये जो है ज्यादातर किसी समस्या के चर्चा करने पे होती है, कोई इशू होता है तो पैनल बनाया जाता है और उस पर डिस्कस किया जाता है। तो यहां पर देखिए कि पैनल चर्चा के अंतर्गत 6 से 8 व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है। समूह के बाद ही पैनल चर्चा होगा और इसके बाद बताया जा रहा है कि इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। निर्देशित का मतलब कोई निर्देश दिया गया हो, अनौपचारिक जो है उसमें किसी भी तरह के विचार विमर्श जो है किए जाते हैं पैनल चर्चा के अंतर्गत। और जो अगला इसमें पॉइंट हमारा है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के एक मुद्दे पर पैनल चर्चा की जाती है। सपोज कि मतलब जलवायु परिवर्तन होता है, कुछ 8 से 9 व्यक्ति या 6 से 8 व्यक्ति
पैनल में शामिल होते हैं जलवायु से संबंधित एक्सपर्ट होते हैं और वो चर्चा करते हैं कि जलवायु का परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है और इससे मानव समुदाय पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो इसके बारे में चर्चा होती है। और इसमें आगे बताया जा रहा है कि और शिक्षक इसमें से बाकी पैनल से उन सदस्यों का चयन करता है जो प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं और उस विषय से सभी पहलुओं पर बात कर सकते हैं। तो देखिए पैनल चर्चा में उन व्यक्तियों को ही शामिल किया जाता है अगर किसी समस्या पे, जैसे यहां पर मैंने बताया ना, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे पैनल चर्चा की जाती है, तो इस पैनल में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जो इस विषय में जो है विशेषज्ञता रखते हो, इस विषय में बहुत जानकारी रखते हो और इस विषय पर जो है चर्चा कर सके, वो भी अच्छे तरीके से। यहां पर यही बताया जा रहा है कि शिक्षक इसमें बाकी पैनल के उन सदस्यों का चयन करते हैं, यानी कि जो भी सदस्य इसमें चयन होंगे, जिनका भी चयन होगा, वो प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं इस विषय के बारे में और उस विषय के सभी पहलुओं पर बात कर सकते हैं। अगर जलवायु परिवर्तन के बारे में बात हो रही है तो इससे मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी वो बात कर सके और इसका समाधान क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी वो चर्चा कर सके। तो आशा करता हूं कि पैनल चर्चा आपको समझ में आ गया और मैंने एक उदाहरण के साथ जो है आपको इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया। आइए आगे देखते हैं। अगली जो हमारी विधि है वो है विचार मंथन विधि। तो इसको भी देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड्स भी कहा जाता है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि यह एक रचनात्मक समूह कार्य है जिसमें समूह के सदस्य किसी विषय या समस्या पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। विचार का मतलब स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यक्ति जो किसी समस्या या किसी निर्णय में अपने विचार को व्यक्त करता है और यहाँ पे उन विचारों के बीच में सामंजस्य या उनको इंटर रिलेट करके समझने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यह एक रचनात्मक समूह कार्य है जिसमें समूह के सदस्य किसी विषय या समस्या पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। सपोज करिए कि कोई पर्यावरणीय समस्या है, जैसे बढ़ते हुए प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, जैव प्रदूषण हो सकता है। तो इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, तो अलग अलग एक्सपर्ट से उनके विचार लिए जाते हैं कि कैसे इन समस्याओं को दूर किया जाए और उसके बाद से उन पे डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद से उसका अंतिम निर्णय लेके उस पे कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से विचारों को लिया जाता है किसी विषय या समस्या के आधार पर। दूसरा पॉइंट इसमें बताया जा रहा है कि इसमें छात्रों के समझ का एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, यानी कि छात्रों के समक्ष क्या की जाती है, एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र जो है मुक्त भाव से विचार करते हैं। यानी कि छात्रों को देखिए कैसे ये शिक्षण में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्यार्थियों को सबसे पहले किसी समस्या के बारे में बता दिया जाता है या उनके सामने समक्ष जो है समस्या को प्रस्तुत की जाती है, जिस पर सभी छात्र जो है अपने मुक्त भाव से यानी स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं कि इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और इसके बाद अगला जो पॉइंट इसमें है कि शिक्षक सब बातों को श्यामपट्ट पर लिखते जाता है, यानी कि जो भी चीज उनको बताना है विद्यार्थियों को, उसको वो ब्लैक बोर्ड पे, श्यामपट्ट पे लिख देता है। और यह मन मानचित्रण के रूप में भी हो सकता है। माइंड मैप का मतलब या मन मानचित्रण का मतलब कि कैसे आप किसी चीजों को आपस में इंटर रिलेट करके समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी विचारों के बीच संबंध स्थापित हो सके। ये मन मानचित्रण बनाने का मतलब यहाँ पर यही है कि कैसे आप सभी विचारों को इंटर रिलेट करके अच्छे तरीके से समझ के एक निर्णय ले सकते हैं। अगला जो यहाँ पर पॉइंट हमारा है ये है कि ऐसा अभ्यास छात्रों में चिंतन को विकसित करता है। जाहिर सी बात है कि जब विद्यार्थी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करेगा, सामने रखेगा, तो वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा, यानी कि उनके चिंतन शक्ति का विकास होगा विचार मंथन विधि के द्वारा। आगे देखिए इसमें बताया जा रहा है कि और उनमें विश्लेषण, संश्लेषण और निरूपण का कौशल भी उत्पन्न होगा। विश्लेषण का मतलब किसी भी डाटा को वो किस प्रकार से डिफाइन करके या किस प्रकार से एक्सप्लेन या किस प्रकार से विश्लेषित करके समझाने का। संश्लेषण का मतलब कैसे वो डाटा को संग्रहण करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। निरूपण प्रस्तुत किस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार के कौशल का भी विकास होता है विचार मंथन विधि से। यहाँ पे बेसिकली फायदा क्या होता है, विचार मंथन जब होता है तो सामने वाले को मुक्त रूप से
सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है कि कोई अगर समस्या है तो उस पर वो क्या सोचता है, उसका नजरिया क्या है, उसका विचार क्या है। तो उस प्रकार से वो मुक्त होता है और अच्छे तरीके से सोच सकता है, इसलिए उसके चिंतन शक्ति का विकास होता है। फिर उसके बाद सोचने के बाद वो उसका विश्लेषण करता है, उससे संबंधित आंकड़ों का संश्लेषण करता है और निरूपण करता है। इस प्रकार के कौशल का भी विकास होता है, किसके द्वारा? विचार मंथन विधि के द्वारा। आशा करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा विधि है वो है आपका परियोजना विधि, जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड भी कहा जाता है। तो देखिए, इस विधि के मुख्य प्रतिपादक जो है जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक को माना जाता है। यानी परियोजना विधि जो है इसके प्रतिपादक यानी सर्वप्रथम इसका पहली बार प्रयोग किसने किया था? जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक को माना जाता है। इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट इसमें हमारा है, परियोजना विधि के द्वारा पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। परियोजना का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। पहले से जैसे कोई प्रोजेक्ट, जैसे आप देखते हैं कि स्कूलों में बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, चाहे साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, अलग अलग, और उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है। उस टॉपिक पे वो समस्त जानकारियों को लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं, उससे संबंधित डायग्राम को बनाते हैं और फिर उसके बाद से वो टीचर्स के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं और टीचर उसको चेक करता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि परियोजना विधि के द्वारा पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। यानी कि अगर बच्चे को जब आप प्रोजेक्ट देते हो तो कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि उसको सारा जो इन्फॉर्मेशन है अब उसके घर में या उसके आसपास से मिल जाएगा। वो इधर उधर भी जाता है और उससे संबंधित जानकारियों को प्राप्त करता है, देखता है, समझता है। तो यहाँ पर सामाजिक वातावरण में उसके लक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें कि इस विधि के द्वारा छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और उस छात्र को उसका हल निकालने के लिए एक निश्चित समय अवधि दी जाती है। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर जब हम देते हैं तो उसके लिए एक समय अवधि देते हैं कि इस समय अवधि के दौरान आपको इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेना है। समस्या का मतलब कोई एक विषय, एक टॉपिक दिया जाता है, उसको छात्रों को हल करना होता है और एक निश्चित समय में टीचर के पास उसको सबमिट या उसको प्रस्तुत करना होता है। अगला जो पॉइंट इसमें है कि शिक्षक भी जो है छात्रों का इन सभी कार्यों में मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रोजेक्ट दे दिया और उसके बाद कोई समस्या उत्पन्न होती है विद्यार्थी को तो शिक्षक जो है उनकी सहायता नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, नहीं, पूरी तरह से हेल्प करेंगे। शिक्षक जो है छात्रों के कार्यों में उनका मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि और इन सभी कार्यों का विद्यार्थियों को एक रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो अगर प्रोजेक्ट पे काम किया होगा किसी भी, तो आपको पता है कि अंतिम में सारा कुछ आपको स्टडी करके, अध्ययन करके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको एक रिपोर्ट तैयार करना होता है कि क्या कुछ आपने इसके बारे में सीखा और उसको लिखना होता है। तो ये आपको परियोजना विधि भी समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है, किस प्रकार से टीचिंग में इसका इस्तेमाल होता है इस विधि का, और अच्छे तरीके से आज के समय में भी इसका इस्तेमाल होता है। आइए आगे देखते हैं। अगली जो विधि हमारी है वो है अनुशिक्षण विधि। देखिए, इसको इंग्लिश में ट्यूटोरियल मेथड्स भी कहा जाता है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि अनुशिक्षण विधि द्वारा छोटे समूह में शिक्षण के उद्देश्यों से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना, संख्यात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना आदि कौशल को विकसित किया जाता है। यानी कि अनुशिक्षण विधि के द्वारा छोटे समूह में शिक्षण के जो भी उद्देश्य होते हैं उनको क्या किया जाता है, उन उद्देश्यों के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जाता है और उन विद्यार्थियों के अंदर जो है संख्यात्मक, व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने आदि का कौशल विकसित किया जाता है। किसके अंतर्गत? अनुशिक्षण विधि के अंतर्गत। फिर दूसरे पॉइंट में देखिए बताया जा रहा है कि इस विधि के द्वारा मानवीय तौर पर विभिन्नताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। मानवीय तौर पे यानी कि जो भी देखिए आज के समय में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब या परेशान या उसके बारे में एक हीन भावना सोचता है। तो यहाँ पर इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है कि मानवीय तौर पर जो विभिन्नताएं हैं, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, चाहे खान पान से अलग है, चाहे उसका रहन सहन अलग है, चाहे उसकी संस्कृति अलग है, तो इस विधि के द्वारा वो विभिन्नताएं क्यों हैं उनके बारे में स्पष्ट किया जाता है और दोनों लोगों के बीच में जो है
इन कमियों को या इन दूरियों को पाटने का प्रयास किया जाता है इस विधि के द्वारा। जैसे आप देखिए कि आप कहीं भी किसी प्रदेश में रहते हैं तो वहां का कल्चर अलग है, तो इसका मतलब नहीं कि जो दूसरे प्रदेश में लोग रहते हैं वो आपसे अलग हैं, वहां की संस्कृति अलग है। तो उसका कारण क्या है उसको समझना है। हो सकता है वहां की जलवायु परिस्थितियां अलग हैं जिसके कारण से उनका रहन सहन खान पान चेंज है। तो ऐसा नहीं कि वो आपसे डिफरेंट है और इन सब बातों को सोच के आप उनसे दूरियां बनाने लगे। तो इस विधि के द्वारा जो है मानवीय तौर पे जो विभिन्नताएं हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, शिक्षक इस विधि के द्वारा छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन करता है। तो इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को अगर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार ही उनका मार्गदर्शन किया जाता है। और अगला पॉइंट है कि यह विधि विभिन्न रूपों में हो सकती है, यानी कि निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण विधि, और दूसरा जो है इसमें सामूहिक अनुशिक्षण, और तीसरा है प्रयोगात्मक अनुशिक्षण। तो पहले यहां पर निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण के बारे में आप समझ लीजिए। तो इसके अंतर्गत शिक्षार्थी शिक्षक के साथ जो है व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है, यानी कि किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की अगर समस्या है तो निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षार्थी शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है। विचार विमर्श किसी विषय पे भी कर सकता है, किसी समस्या किसी टॉपिक के ऊपर। दूसरे पॉइंट में देखिए, सामूहिक अनुशिक्षण के अंतर्गत जो है साधारण स्तर के छात्रों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है, यानी कि कोई विद्यार्थी जो कमजोर होते हैं उनको अच्छे तरीके या गुड क्वालिटी या अच्छे क्वालिटी के जो है शिक्षण दिया जाता है। किसके अंतर्गत? सामूहिक अनुशिक्षण के अंतर्गत। और जो तीसरा हमारा पॉइंट है प्रयोगात्मक अनुशिक्षण, तो इसके अंतर्गत जो है मुख्यतः शारीरिक कौशल, प्रयोगात्मक कार्य आदि से संबंधित ये होता है। प्रयोगात्मक का मतलब प्रैक्टिकल, यानी खुद से करके सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रैक्टिकल में होती है। ऐसा नहीं कि टीचर ने जो बता दिया उसी प्रकार से वो सीख गया। अगर कुछ भी वो बताता है तो बच्चा उसको करके सीखता है, तब जो है वो प्रयोगात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा, यानी खुद से प्रयोग करके उनके बारे में वो सीखने का प्रयास किया। तो आशा करता हूं कि अनुशिक्षण विधि के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अगली जो हमारी विधि है वो है आपका प्रकरण अध्ययन, जिसको इंग्लिश में केस स्टडी भी कहा जाता है। तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि इस विधि का मुख्य उद्देश्य कक्षा में छात्रों की सहभागिता को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना होता है। केस स्टडी का मतलब आपने बहुत सारे टीवी टेलीविजन शो में देखते हैं कि कोई केस को, क्रिमिनल या केस हो, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, और उनको ये समस्या पता चल जाती है कि ये समस्या है या जो है प्रॉब्लम हुई है या कोई मर्डर्स हुआ या कुछ भी, तो उस केस को वो सॉल्व करते हैं, उनके सारे चीज़ों को या पहलुओं को अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रकरण अध्ययन या केस स्टडी होता है, कैसे शिक्षण में इसको इस्तेमाल किया जाता है विद्यार्थियों के लिए, उसको आपको समझना है। तो यहाँ पर जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कक्षा के अंदर छात्रों की सहभागिता को जो है उच्च स्तर यानी कि हाई लेवल पर सुनिश्चित करना होता है। देखिए, केस स्टडी में क्या होता है कि विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या दी जाती है, उसके विषय से संबंधित कोई टॉपिक, और वो उसका अच्छे तरीके से स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है और खुद से जो है उसके बारे में जानकारियों को प्राप्त करता है। फिर दूसरे पॉइंट में इसमें बताया जा रहा है कि यह विधि उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो सीखने के लिए अभी तक केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहते हैं। पारंपरिक का मतलब टीचर के द्वारा क्लासरूम में जाकर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया गया और उसको बच्चे ने पढ़ा, तो ये एक पारंपरिक विधि है। और यहाँ पर हम प्रकरण अध्ययन या केस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, ये उससे ऊपर उठ के है जहां पर विद्यार्थी खुद से जो है चीजों को समझने का और खुद से किसी समस्या पे जो है अध्ययन करने की बात करता है। अगला जो पॉइंट है इसमें, इस विधि के द्वारा उनके सीखने के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास होता है, यानी कि जिस तरीके से वो पहले से सीखते आ रहे हैं उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास होता है केस स्टडी के द्वारा। अगला जो पॉइंट है इसमें कि इस विधि का प्रयोग मनोविज्ञान, प्रबंधन, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में किया जाता है। तो विषयों के संदर्भ में अगर बात करें तो मनोविज्ञान के हमने बात किया, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट जो होता है एमबीए बीबीए उसमें, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में जो है प्रकरण या केस स्टडी की बात की जाती है। केस स्टडी का मतलब मैं आपको और भी
तरीके से समझा देता हूं। जैसे आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री देखे होंगे किसी महापुरुष या किसी फेमस व्यक्ति के ऊपर, तो उनके जीवन के ऊपर जो है पूरा अध्ययन किया जाता है कि उनका जीवन कैसे रहा होगा, कैसे उन्होंने आगे अपने जर्नी तय की होगी, कैसे उन्होंने सारी सफलताओं को अचीव किया होगा और जिस क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है कैसे उस क्षेत्र से जुड़े होंगे। तो पूरी संपूर्ण जानकारी उस महापुरुष या उस व्यक्ति का केस स्टडी वो तैयार करता है और उसके बारे में बताता है। तो इसी प्रकार से कोई केस स्टडी टीचर्स जो है विद्यार्थियों को देता है, किसी भी साइंस में भी हो सकता है, वो समाजशास्त्र में भी हो सकता है, वो इतिहास में भी हो सकता है और किसी भी विषय में हो सकता है केस स्टडी के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको प्रकरण अध्ययन या केस स्टडी भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा इसमें विधि है वो है आपका पात्र अभिनय विधि, जिसको इंग्लिश में रोल प्लेइंग मेथड भी कहा जाता है। तो इसको समझते हैं हम लोग। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि पात्र अभिनय विधि में विषय वस्तु से संबंधित साहित्यिक, ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण किया जाता है। जैसे कि आपको यह शब्द से यह स्पष्ट होता है कि पात्र अभिनय यानी किसी भी कैरेक्टर के बारे में उसकी एक्टिंग करना या उसका अभिनय करना। तो इस विधि का टीचिंग में कैसे इस्तेमाल होता है उसको समझना हमें है। ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में तो पात्र अभिनय किए जाते हैं, एक्टिंग की जाती है, लेकिन टीचिंग में ये चीजें कैसे महत्वपूर्ण है या विद्यार्थियों को सीखने में ये कैसे महत्वपूर्ण है उसको समझते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी जो है अगर उसके कॉलेज में या उसके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो किसी बड़े महापुरुष या कोई ऐसे सक्सेसफुल इंसान के ऊपर कोई नाटक या कोई साहित्य या कुछ भी एक्टिंग करता है, तो वो उसके कैरेक्टर या उसके जीवन के बारे में अध्ययन करता है और उसको जीवांत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं उस माध्यम से विद्यार्थी उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने मस्तिष्क तक पहुंचाता है और वो चीजें उसको अच्छे तरीके से याद भी हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार से काम करता है पात्र अभिनय विधि। देखिए दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है कि इस विधि के द्वारा विद्यार्थी अलग अलग पात्रों की भूमिका निभाता है जिससे उनको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यानी कि जिस भी कैरेक्टर का वो अभिनय करता है उसके बारे में उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसका वो रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में मतलब उस कैरेक्टर को अभिनय कर रहा है, तो उसके बारे में वो सीखता होगा, उसके बारे में, उसके डायलॉग्स, उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ पढ़ता होगा, तो प्रत्यक्ष रूप से वो उसके बारे में अनुभव करता है। यहां पर यही बताया जा रहा है। अगला जो पॉइंट है, और इस विधि के द्वारा उनके मानवीय कौशल को बेहतर बनाया जाता है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके मानवीय कौशल जो है उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। किसके अंतर्गत? पात्र अभिनय विधि के अंतर्गत। देखिए जब आप किसी के कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो ऐसे तो प्ले नहीं करेंगे, उसके बारे में समस्त जानकारी आप प्रदान करेंगे या समस्त जानकारी को जो है जानेंगे तभी तो उसको प्ले कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है किसी के बारे में पता नहीं है और आप अचानक से उसके कैरेक्टर को प्ले करेंगे। तो इस माध्यम से कैसे आप जीवांत या प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन को अनुभव करते हैं और उसके बारे में सीखते हैं। तो यहां पर यही बताया गया कि यह विधि जो है मानवीय कौशल को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, पात्र अभिनय विधि। तो आशा करता हूं कि ये विधि भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक और यहां पर विधि जो आपकी वो है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के बारे में बता देता हूं, बहुत ज्यादा वो महत्वपूर्ण है लेकिन मैंने उसको टाइप नहीं किया, लेकिन उसके बारे में अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। तो देखिए प्रदर्शन विधि के अंतर्गत जो है कुछ सिद्धांतों पर आधारित ये होता है, पहली बात। और इस विधि को जो है कक्षा में जो है संज्ञानात्मक और भावात्मक और मनोसंचलित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है प्रदर्शन विधि का। और यह जो है आपका मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसमें जो है दृश्य और श्रव्य स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हो सकता है। यानी कि दृश्य का मतलब चित्रात्मक, श्रव्य का मतलब जो आप ऑडियो विजुअल सुनते हैं, यानी कि जो चलचित्र होते हैं, जो वीडियो होते हैं, उसके माध्यम से किस प्रकार से आप जानकारियों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण होता है कई चीजों में। जैसे आप अभी कोई वीडियो देखते हैं टेलीविजन पे, कोई एजुकेशनल कार्यक्रम हो या डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट्स और हिस्ट्री टीवी, इस तरह से बहुत सारे एजुकेशनल वहां पे चैनल है, तो वहां पे आप श्रव्य और दृश्य दोनों के माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन को समझते हैं। अगर वो कुछ बोलता है तो उसके बारे में वहां पर आपको अच्छे तरीके से दिखाता भी है, देखते भी हैं
हैं तो आपके मस्तिष्क में एक इमेज और एक श्रव्य जो है अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है और वो इंफॉर्मेशन लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहता है। तो प्रदर्शन विधि जो है इस प्रकार से कार्य करती है। अगर प्रदर्शन विधि आपको नहीं समझ में भी आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने का आपको प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको लघु समूह की शिक्षण विधियां अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। लघु समूह के अंतर्गत मैंने आपको समूह परिचर्चा, संगोष्ठी, पैनल चर्चा और फिर उसके बाद से मस्तिष्क सजावटी, फिर परियोजना विधि, अनुशिक्षण विधि, प्रकरण अध्ययन जिसको केस स्टडी बोलते हैं, पात्र अभिनय और प्रदर्शन के बारे में मैंने बताया। और कोई भी यहाँ पे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा और समझ में नहीं आया होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और ये मेरा नया तरीका जो मैंने इस तरीके से माइंड मैप के थ्रू जो है आपको बताने का प्रयास किया सभी चीज़ों के बारे में, तो इसके बारे में जरूर बताएं कि ये किस प्रकार का लगा, ताकि मैं आगे भी कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस करके जो है इसको और भी इफेक्टिव बनाऊं, ताकि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले और चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से किसी की मदद कर रहा है, तो हम निरंतर इस कार्य को कर सके। इसके लिए आप जो है अपने फीडबैक और लाइक जरूर किया करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। उसे कोई चार्ज या पैसे नहीं लगते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। इसके साथ वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमारा बस प्रयास है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। और मैं यूनिट वाइज भी आपको सारे टॉपिक क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। उसके साथ साथ मैं आपको जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट प्रश्न है उनको भी कराऊंगा, नए जो सिलेबस के ऊपर आधारित प्रश्न है उनको भी, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। और एक बात की, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आपको प्रेस कर लेना है, क्योंकि अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ प्राप्त नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।